नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सैकरामाइसिस के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम एस्परजिलस के बारे में पढ़ेंगे। एस्परजिलस एक एस्कोमाइकोटिन एस्परजिलस हैं जो एस्कोमाइकोटिना का मेंबर हैं। एस्परजिलस का अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसका डिवीज़न है जो यू माइकोटा है, सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना, क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोसियलीज या एस्परजिलेसीज, फैमिली यूरोसिएसी या एस्परजिलेसी और जीनस एस्परजिलस या अपन इसको यूरोसियम भी कह सकते हैं। तो एस्परजिलस का एक और नाम यूरोसियम भी है। तो अगर एग्ज़ाम में आपकी यूरोसियम लिखा आए तो आपको एस्परजिलस के बारे में लिखना है। अब अपन पढ़ते हैं एस्परजिलस का ऑक्यूरेंस या प्राप्ति स्थान। तो एस्परजिलस एक मृतोपजीवी कवक या सैप्रोफाइटिक फंजाई हैं और लगभग इसकी 132 जातियां हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं। भारत के अंदर इसकी 33 स्पीसीज है जो आइडेंटिफाई की गई हैं। एस्परजिलस को ब्लू मोल्ड या ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अधिकांश जातियां हैं जो सड़े फल, सड़ी लकड़ी, गोबर, गीले चमड़े, कागज तथा अचार व मुरब्बे पर पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां हैं जो मनुष्य और जानवरों में परजीवी के रूप में पाई जाती हैं और रोग फैलाती हैं, जैसे एस्परजिलस नाइगर एंड एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली डिजीज का नाम माइकोसिस तथा एस्परजिलोसिस हैं। एस्परजिलस फ्लेविस जो खाद्य पदार्थों को कंटामिनेट या संदूषित करती हैं, इसके अंदर एक विषैला पदार्थ बनता है जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन। और ये एफ्लाटॉक्सिन जो पदार्थ हैं वो कैंसरजन होता है, यानी कि इसके कारण कैंसर उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा एस्परजिलस की कुछ जातियां हैं जो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जातियां हैं, जैसे एस्परजिलस ओराइजी। इसका यूज है जो अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। एस्परजिलस नाइगर इसका यूज है जो सिट्रिक अम्ल व अन्य कार्बनिक अम्लों के उत्पादन में किया जाता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इसके अंदर है जो प्रतिकवक गुण या एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके अलावा एस्परजिलस की कुछ जातियां हैं जो एंजाइम उत्पादन व प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के निर्माण में भी प्रयुक्त की जाती हैं। अब अपन पढ़ते हैं एस्परजिलस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। तो एस्परजिलस का जो कवक तंतु होता है वो अत्यधिक शाखित व पटयुक्त होता है और पट हैं जो सरल छिद्री होते हैं, यानी कि पट पर सरल छिद्र पाए जाते हैं। कवक तंतु हैं जो अधोस्तर की सतह पर सघन कवक जाल बनाता है और कवक तंतु की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुकेंद्र की या मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं। एक कोशिका में सभी केंद्रक एक ही प्रकार के होते हैं, तो ऐसे कवक तंतु को समकेंद्रकी या होमोकैरियोटिक कहते हैं। कभी कभी दो भिन्न प्रभेदों के कवक तंतुओं में शाखा मिलन के कारण एक कोशिका में दो भिन्न प्रभेद के केंद्रक पाए जाते हैं, तो ऐसे कवक तंतु को अपन विषम केंद्रकी या हेट्रोकैरियोटिक कवक तंतु कहते हैं। तो एस्परजिलस के अंदर जनरली जो हाइफी होती हैं वो हेमोकैरियोटिक होती है, लेकिन कभी कभार है जो इसके अंदर जो हाइफी है या कवक तंतु है वो विषम केंद्र के भी होता है। एस्परजिलस की अनेक जातियों के कवक तंतु कोनिडिया व कोनिडियम द्रोह में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जिनके कारण इनका रंग नीला, हरा या पूरा काला दिखाई देता है। एस्परजिलस की सेल्स के अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में ऑयल ग्लोब्यूल्स या तेल स्टोरेज फूड मटेरियल है जो ऑयल ग्लोब्यूल्स या तेल ग्लोब्यूल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एस्परजिलस के अंदर रिप्रोडक्शन। तो एस्परजिलस के अंदर रिप्रोडक्शन है जो 3 विधियों के द्वारा होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। एस्परजिलस के अंदर कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो खंडन विधि द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है।
इस विधि के अंदर जो कवक तंतु होता है या हाइफी होती हैं वो किसी कारणवश छोटे छोटे खंडों में टूट जाती हैं और प्रत्येक खंड है जो जर्मिनेट होकर वापस नया माइसीलियम बनाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एस्परजिलस के अंदर अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है और कोनिडिया का निर्माण है जो कोनिडियम दर के शीर्ष पर होता है। अब जो कोनिडियम दर के ऊपर जो कोनिडिया बनता है तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि एस्परजिलस के अंदर कोनिडियम दर का निर्माण कैसे होता है या फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर। तो कोनिडियम दर की उत्पत्ति है जो पाद कोशिका से उत्पन्न होती है यानी कि फुट सेल से। तो फुट सेल कैसे कहेंगे कि जो एस्परजिलस की हाइफी होती हैं उसकी एक कोशिका है जो मोटी भित्ति युक्त कोशिका हो बन जाती है और इस कोशिका को फुट सेल या पाद कोशिका कहते हैं। पाद कोशिका से एक उदग्र या इरेक्ट शाखा विकसित होती है जिसे कोनिडियम दर या कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडियम दर है जो अशाकित व पटहीन संरचना होती हैं। अब इसके शीर्ष भाग में कोशिका ध्रुवीय का स्टोरेज होने के कारण शीर्ष भाग है जो फूल जाता है और इस फूली हुई संरचना को आशय पुटिका धानी या वेसिकल्स कहा जाता है। अब वेसिकल्स की सतह पर अनेक अंगुलीनुमा उभार बनते हैं जिन्हें तुम्बिका या फियालिडीज या प्रांगुल या स्ट्रैगिमेटा कहा जाता है। कोनिडियम दर पर प्रांगुल के 3 स्तर उपस्थित होते हैं। प्राथमिक तुम्बिका या प्राथमिक प्रांगुल, द्वितीयक तुम्बिका या द्वितीयक प्रांगुल और तृतीयक तुम्बिका या तृतीयक प्रांगुल। प्राथमिक तुम्बिका है या प्राथमिक जो प्रांगुल होता है ये सबसे पहले बनने वाला स्तर है और प्राथमिक तुम्बिका से द्वितीयक तुम्बिका या द्वितीयक प्रांगुल का निर्माण होता है और द्वितीयक तुम्बिका या द्वितीयक प्रांगुल से तृतीयक तुम्बिका या तृतीयक प्रांगुल का निर्माण होता है। कोनिडिया का निर्माण है जो सबसे बाहरी स्तर की तुम्बिकाओं पर होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के दौरान एस्परजिलस में कोनिडिया का निर्माण कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। तो कोनिडिया है जो जनरली अपन को पता है कोनिडिया का निर्माण है जो प्रांगुलों पर होता है और ये कोनिडिया है जो तलाभिसरी क्रम में है जो उत्पन्न होते हैं या बेसिपिटल सक्सेशन में ये उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक प्रांगुल या प्रत्येक श्रृंखला में है जो 10 से 12 कोनिडिया प्रेजेंट रहते हैं। प्रांगुल के केंद्रक में अब कोनिडिया का डेवलपमेंट कैसे हो? तो सबसे पहले क्या होता है जो प्रांगुल होता है उसके केंद्रक में माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन होता है। तो जो इससे है जो 2 संतति केंद्रकों का निर्माण होता है। ठीक इसी समय प्रांगुल के शीर्ष पर भी गोल अतिवर्धी विकसित होती हैं जो फैलकर कोनिडियम का निर्माण करती हैं। कोनिडियम का निर्माण हो जाने के बाद में प्रांगुल में उपस्थित 2 संतति केंद्रकों में से एक संतति केंद्रक प्रांगुल में ही रहता है जबकि दूसरा संतति केंद्रक है जो प्रांगुल से कोनिडियम में चला जाता है और इस प्रकार जो प्रांगुल होते हैं उन प्रांगुलों पर कोनिडियों का निर्माण होता रहता है और प्रांगुल के न्यूक्लियस के अंदर भी लगातार डिवीजन होता रहता है। अगर एक और नया कोनिडियम बनेगा तो जो पहले बना वो कोनिडियम ऊपर की तरफ चला जाएगा और उसके नीचे वाला बना कोनिडियम जिस तरह से पहले कोनिडियम का निर्माण होता था उसी प्रकार दूसरे कोनिडियम का निर्माण होगा। यानी कि प्रांगुल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर और माइटोसिस डिवीजन होगा, 2 डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे। 2 डॉटर न्यूक्लियस में से एक डॉटर न्यूक्लियस है जो प्रांगुल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा और दूसरा जो डॉटर न्यूक्लियस है वो उस कोनिडियम के अंदर चला जाता है। तो प्रत्येक प्रांगुल पर है जो कोनिडियम की एक लंबी श्रृंखला का विकास हो जाता है। फिर जो बनने वाला कोनिडियम होता है एक सूक्ष्म गोलाकार और एक केंद्र की संरचना होती है। कोनिडियम की जो भित्ति होती है वो द्विस्तरीय होती हैं। इसकी बाह्य भित्ति को एपिस्पोर भी कहते हैं और जो कंटकमय होती हैं जबकि इसकी अंतर भित्ति जिसे एंडोस्पोर भी कहते हैं चिकनी होती हैं। अब जो कोनिडिया प्रांगुल पर जो कोनिडिया बनने हैं
उनका जो प्रकीर्णन है वायु के द्वारा होता है। फिर कोनिडिया का अंकुरण कैसे होता है, तो जब कोनिडिया वायु के द्वारा प्रकीर्णित होने के बाद में किसी उपयुक्त अधोस्तर पर गिरते हैं, तो गिरने के बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बनाते हैं। अब अपन जो एस्परजिलस के अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है उसको डायग्रामेटिक तरीके से समझते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर कोनिडियम तरफ का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा कोनिडिया का निर्माण कैसे होता है और कोनिडिया का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं डायग्राम ए पर। तो डायग्राम ए है जो इसके नीचे की तरफ आधारी भाग पर जो फुट सेल होती हैं, फुट सेल से है जो एक उदग्र शाखा निकलती हैं जिसको अपन कोनिडियोफोर या यंग कोनिडियोफोर कहते हैं। बी डायग्राम में नीचे आधारी जो सेल दे रखी है उसको फुट सेल्स कहते हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो भोग तंतु की कुछ कोशिकाएं होती है वो मोटी भित्ति युक्त हो जाती हैं, तो उस मोटी भित्ति युक्त कोशिका को फुट सेल कहते हैं और उस फुट सेल से एक उदग्र शाखा विकसित होती है जिसको कोनिडियोफोर कहते हैं। अब इस कोनिडियोफोर का जो बी पार्ट में आप देख सकते हैं शीर्ष भाग है जो फूल कर गोल हो जाता है। इस फूले हुए भाग के अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं और इस फूले हुए भाग को अपन बोलते हैं कोनिडिया। अब जो सी डायग्राम दे रखा है वो फुट सेल के साथ कोनिडियोफोर निकला हुआ है, यानी कि फुट सेल से कोनिडियोफोर निकला हुआ है और कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया बना हुआ है और इस कोनिडिया पर अतिवर्धियाँ निकली हुई हैं जिनको स्टेरिगमेटा या प्रांगुल कहा जाता है। अब इस यानी कि कोनिडिया के बाहर की तरफ सबसे पहले बनने वाला स्तर होता है वो प्राथमिक स्टेरिगमेटा कहलाता है और उसके बाद में बनने वाला जो स्तर होता है वो द्वितीयक स्टेरिगमेटा या द्वितीयक प्रांगुल कहलाता है। तो डायग्राम डी के अंदर प्राथमिक स्टेरिगमेटा और द्वितीयक स्टेरिगमेटा भी दे रखा है और उनके ऊपर है जो बनने वाले कोनिडियम का फॉर्मेशन भी दे रखा है। तो इसके अंदर कोनिडियम का फॉर्मेशन कैसे होता है तो अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं कि जो प्रांगुल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है तो दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। इसी समय क्या होता है प्रांगुल के शीर्ष भाग है उससे एक अतिवर्धी गोलाकार अतिवर्धी निकलती हैं और जिसे अपन कोनिडिया कहते हैं। अब कोनिडिया बन जाने के बाद में प्रांगुल के अंदर जो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, दो में से एक न्यूक्लियस है जो प्रांगुल के अंदर ही रहता है और दूसरा न्यूक्लियस है जो कोनिडिया के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती हैं। तो प्रत्येक प्रांगुल पर एक कोनिडियम की श्रृंखला बन जाती है। अब जब ये कोनिडिया मैच्योर हो जाते हैं तो इनका जो प्रकीर्णन है या डिस्पर्जल है वो वायु के द्वारा होता है। तो आप ई डायग्राम में देख सकते हैं ये कोनिडियम का डायग्राम है। इसकी आउटर वॉल है जो कंटक में होती है और इनर वॉल है जो चिकनी होती है। अब जो एफ डायग्राम दे रखा है वो कोनिडियम का जर्मिनेशन शो करता है। तो कोनिडियम क्या करेगा किसी उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने के बाद में फेवरेबल कंडीशन आएगी तो जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और ये जर्म ट्यूब ब्रांच होकर नए माइसीलियम या न्यू हाइफी का फॉर्मेशन करता है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे एस्परजिलस में लैंगिक जनन।